बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दो अहम दरख्वास्तों में पेशरफ सामने आई है। एक 9 मई की जुडिशल कमीशन है और एक 8 फरवरी इंतखाबात का जुडिशल कमीशन है। उसमें जो पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ सुप्रीम कोर्ट से ही आवाज़ उठी है पीका कानून की वापसी से मुतल्लिक, और अब हर सूरत हुकूमत को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि जो 2014 में धरने हुए थे और मुकदमात हुए थे, जिसमें एक पार्लियामेंट हमला केस था और मुख्तलिफ मुकदमात थे, उन मुकदमात में आज लंबे अरसे के बाद पेशरफ सामने आई है कि वो मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान और आरिफ अलवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो उस वक्त पेश हो गई थी, और पेश होके उन्होंने अदालतों में सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद उनकी ज़मानतें हुई, बाद में वो बरी हो गए थे। लेकिन जो उस वक्त एक और इत्तेहादी जमात थी पाकिस्तान अवामी तहरीक, उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी, और उनके साथ जो अब मौजूदा, वो उस वक्त पैट के इत्तेहादी थे जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है। राजा नासिर और बाकी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपने सुना है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी वो दूर दराज के दौरे करेंगे और इंसाफ की फराहमी की हर सूरत जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे। अब दूर दराज का उनका जो दौरा था वो था उनका डेरा इस्माइल खान, और वो जेलों के दौरे कर रहे हैं और जेलों में जो सहूलियात हैं। अब जेलों में क्या मसाइल हो सकते हैं, कोई खाने का मसला हो सकता है, कहीं को पानी का मसला हो सकता है, कहीं को सफाई सुथराई का मसला हो सकता है। बाकी तो जो असल काम है वो जेल अपीलें हैं, जेल अपीलों को सुनना, जेल अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करना। जो लोग जिनकी सज़ाई 6 साल है और आप 6 साल में अपील ही नहीं समाअत के लिए मुकर्रर करते, तो फिर वो तो कभी उनका मसला तो हल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असल ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं हमारी अदलिया की, वो हैं उनको इंसाफ देना, और उनको इंसाफ देने के लिए आपको भले रातों को अदालतें खोलें या दिन को अदालतें डबल शिफ्टें लगाएं, तो आप उनको इंसाफ दें। जो आपके पास हज़ारों जेल अपीलें पड़ी हैं, लोग सज़ा मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद उनकी अपीलों की बारी आती है, लोगों की डेथ हो जाती है जेलों में, और फिर उसके बाद बारी आती है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से जो ज़िम्मेदारी थी वो नज़र नहीं आ रही। अब जेलों के दौरे ऐसे ही किए जा रहे हैं जैसे कोई सियासतदान करता है या जैसे कोई अफसर करता है, और वहाँ के मामलात, वहाँ के जो सफाई सुथराई है, कितने जेल में कितनी गुंजाइश है और कितने कैदी रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में आती हैं? मेरे जैसे एक नाकिस जो कानून के तालिब इल्म हैं, उनकी राय ये है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो उनका अख्तियार नहीं है। वो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, वो वहाँ बैठ के कैदियों की बेहतरी के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। अगर वो काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती। खैर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक अलामिया जारी किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो डेरा इस्माइल खान के विज़िट पे हैं, उनके दौरे का मकसद अदालती खिदमात की बेहतरी और इंसाफ तक मसावी रसाई को यकीनी बनाना था। उनके साथ कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी थे, सीनियर जज पेशावर हाई कोर्ट भी थे, उनके साथ बाकी जो डेरा इस्माइल खान टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस भी थे। और उन्होंने कहा जी कि हर सूरत जो अदालती कारकर्दगी में हायल रुकावटों की निशानदही करें, और साथ चीफ जस्टिस ने जजेस को यकीन दहानी करवाई है कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे, उनके हर मुतालबा माना जाएगा, वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की समाअतों से मुंसलिक किया जाएगा, और मुख्तलिफ़ तरह की उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। वहीं पर जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 2014 के धरनों के केस में जो पेशरफ सामने आई है। 2014 में धरनों के केस में डॉक्टर ताहिरुल कादरी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। 2014 में धरनों से मुतल्लिक केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने की। दौरान समाअत गैर हाज़िरी पर अदालत ने MNA खुर्रम शहजाद, अलामा राजा नासिर अब्बास में दीगर PTI और पैट कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। अदालत ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करते हुए केसेस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी।
عمران خان ان مقدمات میں حاضری سے استثناء پر ہیں، کچھ مقدمات میں عمران خان بری ہو چکے ہیں، کچھ مقدمات میں ان کو حاضری سے استثناء دی گئی ہے، اور یہ تھانہ سیکریٹریٹ میں 2 مقدمات درج ہیں۔ اس میں کچھ تو جو مقدمات ہیں وہ دہشت گردی کے ہیں، کچھ مقدمات ہیں جو عام نوعیت کے مقدمات ہیں۔ بہرحال کچھ رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور جو اسپیشلی پاکستان عوامی تحریک کے اور تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، ان کو ان کے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ کے جج شہزاد ملک کی بیٹی شانز ملک کے خلاف ایکسیڈنٹ کیس کی سماعت مکمل ہونے کے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ شانز ملک کے وکلاء کی جانب سے بریت کی درخواست پر دلائل دیے گئے۔ وکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ وقوع کے 11 دن بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ مدعی مقدمہ کی جانب سے جولائی 2024 میں بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ مدعی مقدمہ کے بیان کی روشنی میں درخواست گزار شانز ملک کو نامزد کیا گیا۔ عدالت میں ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کوئی ویڈیو بھی پیش نہیں کی گئی۔ وکیل صفائی نے کہا جو تصاویر عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان کے کسی اینگل سے نہیں لگتا کہ تصاویر میں موجود خاتون شانز ملک ہیں۔ یہ ملک شہزاد جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی بیٹی ہے، اور ان کے خلاف یہ ایک کیس تھا، اور جب ملک شہزاد صاحب بڑی کارروائی کر رہے تھے اور ججز کے حوالے سے بھی اور عدالتی مداخلت کے حوالے سے بھی اور جو جڑی الیکشن ٹرائبونل سے متعلق بھی، تو اس وقت یہ کیس کھولا گیا تھا۔ مدعی مقدمہ رفاقت علی کے وکیل طفیل شہزاد نے اپنے دلائل میں کہا کہ انہوں نے یہ تو بتایا کہ ایف آئی آر لیٹ ہوئی، مگر وجوہات تو بتائیں۔ لاہور سے جوڈیشل پاور کا استعمال کرتے ہوئے مقدمے کا اندراج نہیں ہونے دیا گیا۔ وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے رجسٹرار نے اتھارٹی لیٹر دے کر گاڑی کی سپرداری کروائی۔ ویڈیوز موجود ہیں جس میں ملزمہ شانز ملک کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ فورینزک کی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ گاڑی کو خاتون چلا رہی تھی۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ مدعی مقدمہ کو باقاعدہ طور پر دھمکایا جاتا تھا۔ 15 سے 20 لوگ بھیج کر 2 گواہان نے خاتون کی پہچان کی، ان کے بیانات موجود ہیں۔ مدعی رفاقت علی نے اپنے بیانات میں بتایا کہ ان کو کیسے دھمکیوں کا سامنا ہے۔ وکیل نے کہا کہ جب ہماری تھانوں میں ایف آئی آرز نہیں ہو رہی تھیں تو ہم نے عدالتوں میں متعدد درخواستیں دی، میرے سائل کے تو بیانات ہی نہیں ریکارڈ ہو رہے تھے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو یہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے، وہ تو پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہی کیوں کیس کھلا؟ کل جب ملک شہزاد صاحب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی JAT کو سسپینڈ کر رہے تھے، اس وقت کیوں نہ یہ ملک شہزاد کے خلاف کیس کھلا؟ جس وقت ملک شہزاد نے دہشت گردی عدالت کے جو جج تھے سرگودا کے، ان کے معاملے پر سٹینڈ لیا، راولپنڈی کے دہشت گردی عدالت کے جج تھے، اس سے متعلق جو PTI کے مقدمات ٹرانسفر کی درخواست دی گئی تھی ان کو مسترد کیا، جرمانے کیے پنجاب حکومت پہ، مریم نواز پنجاب حکومت پہ، یا جب وہ الیکشن ٹرائبونل کے معاملے پر ڈٹ گئے، یا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی مداخلت کے جو خط تھا اس کے اوپر ایک سو موٹو لیا گیا، اور اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے تمام تفصیلات بتا دی کہ کس طریقے سے دہشت گردی عدالتوں میں اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی انوالومنٹ ہے۔ تو اب کیوں یہ سارا معاملہ کھلا؟ ٹائمنگ کے اوپر سوال ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے کیس پینڈنگ تھا، یہ جوڈیشل پاور کی وجہ سے نہیں تھا۔ بہرحال بریت کی درخواست ہے، فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو مختلف مقدمات تھے، ان میں جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری اور انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جو درخواستیں تھیں عمران خان کی، ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری اور انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ عمران خان کی 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری اور انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کی درخواستیں 28 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ 5 رکنی آئینی بینچ امین الدین خان کی سربراہی میں سماعت کرے گا۔ انتخابی دھاندلی کی ایک درخواست عمران خان کی ہے، دوسری شیر افضل مروت کی ہے۔ ان درخواستوں پر 28 فروری کو جو 5 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، عمران خان کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ آج ہی آرمی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران معزز بینچ نے یہ سوال کیا کہ کیا عمران خان نے 9 مئی کی مذمت کی ہے، تو ان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی 9 مئی تو غلط ہوا، لیکن یہ کس نے کیا اس کا جوڈیشل کمیشن کر لیں، اس کا جوڈیشل کمیشن بنا لیں، پتہ چل جائے گا۔ تو وہ جو سرکار کا موقف ہے عمران خان وہ نہیں مانتے۔ ہاں عمران خان یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کو تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، وہ جو بھی اس کے منصوبہ ساز تھے جو بھی تھے وہ غلط ہوا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور وہ اس کی شفاف انکوائری مانگتے ہیں۔ عمران خان شفاف انکوائری مانگتا ہے، یہ آج عدالت کو بتایا گیا تھا۔
वहीं पे पीक एक्ट 2025 के खिलाफ सबसे बड़ा जो हुकूमती इदारा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो सदर की सरबराही में 2-3 लोग हैं, उनकी जानिब से आज एक सेमिनार किया गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पीक एक्ट वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इस कानून की हद तक जो हुकूमत की सबसे बड़ी हमायत थी वो भी ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मीडिया अंडर अटैक के उन्वान से मुशावरती इजलास की करारदाद मंजूर की। उसमें कहा गया कि आज़ादी इज़हार जमहूरियत की बुनियाद है और इसे किसी भी किस्म की जबर या ज़बरदस्ती से महफूज रखा जाना चाहिए। पीक एक्ट 2025 को नाकिस कानून साजी करार देते हुए मुस्तरद करते हैं और इसकी मजम्मत की जाती है। पीक एक्ट आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी है। करारदाद में कहा गया कि पीक एक्ट 2025 मीडिया एहलकारों के इन हकूक़ की खिलाफवर्जी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल-अक़वामी मीसाक बराए शहरी व सियासी हकूक़ के आर्टिकल 19 में तस्लीम किए गए। ये इजलास हुकूमत से मुतालबा करता है कि पीक एक्ट में की गई तरमीम को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और आज़ाद सहाफ़त पर आई तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। इजलास में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि मुतअद्दिद शिकों की तारीफ मुबहम है और उन्हें वाज़ेह बयान नहीं किया गया। कहा गया कि झूठा और जाली जैसे अल्फाज की वाज़ेह तारीफ मौजूद नहीं है, जबकि कोई भी फ़र्द का मफ़हूम वसी है और इससे सिर्फ मुतासरा फ़र्द या फ़रीक तक महदूद होना चाहिए। वक़ूआ की जगह की तारीफ मुबहम है, जिसकी वजह से एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद FIRs दर्ज की जा सकती हैं। ट्राइब्यूनल्स को मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी असर और रसूख से आज़ाद होना चाहिए। इजलास में मीडिया को रियासत का चौथा सतून तस्लीम करते हुए आज़ाद सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया है। करारदाद के मुताबिक इजलास में कहा गया कि मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कतगन जमहूरी अक़दार और शफाफियत के लिए ख़तरा है। यह इजलास इस बात पर जोर देता है कि साइबर क्राइम और मीडिया से मुतल्लिक़ क़वानीन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ात, जमहूरी असूलों और बैनुल-अक़वामी मुआहदों से हम आहंग होना चाहिए। इजलास में डिजिटल स्पेस में बढ़ती हुई सेंसरशिप, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन और इजहार राय पर पाबंदी के लिए मवाद की रेगुलेशन पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार किया गया है। हद के इज़्ज़त के क़वानीन और शहरी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अब ये कानून को सहाफ़ियों के लिए नहीं था, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था और सोशल मीडिया के लिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके ऊपर सारा तकिया है अदालतों का भी और हुकूमत का भी, जब वो इसको नाकिस कानून साजी करार देते हुए मुस्तरद कर रही है तो उसके बाद इस कानून की हैसियत ख़त्म हो जाती है। और अल्टीमेट ये आज़म नज़ीर तारड़ पहले कह चुके हैं कि हम इसको मज़ीद अमेंडमेंट करेंगे या इसको बेहतर करेंगे या इसको वापस लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको मुस्तरद कर दिया और फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। इसका सबसे बड़ा, अगर ये कानून ख़त्म होता है, इसका बेनिफिशरी PTI और सोशल मीडिया है। अगर ये कानून बरकरार रहता है तो उसका सबसे बड़ा विक्टिम भी PTI और सोशल मीडिया होगा। ये आज एक बड़ी और खुशाइंद पेशरफ सामने आई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।